अरे रुक जा, चुपचाप हमें इस बच्ची को दे दे। हम सब तुम्हारी जान नहीं लेंगे। अगर तुमने इस बच्ची को नहीं दिया तो इस बच्ची के साथ तुम भी मारी जाओगी। रुक जाओ। अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब मुझे जल्द से जल्द इस बच्ची को कहीं छुपाकर खुद को छुपाना होगा। हाँ, एक काम करती हूँ, इस बच्ची को थोड़ी देर के लिए नदी में छोड़ देती हूँ और जब यह सब यहाँ से चले जाएंगे तब मैं इस बच्ची को आकर ले लूँगी। हाँ, यही ठीक रहेगा। इतना कहकर वो औरत बच्ची को टोकरी के साथ तालाब में रख देती है और खुद झाड़ियों में जाकर छिप जाती है। अरे मंत्री जी, वो औरत तो अभी हमारे सामने ही थी, फिर वो अचानक से कहाँ चली गई बच्ची को लेकर? मूर्ख सैनिक, बातें बाद में करना, पहले जल्दी जाओ और उस औरत को खोजो। अगर वो औरत हमें नहीं मिली तो बाद में हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। नदी का बहाव थोड़ा तेज था, इसलिए बच्ची की टोकरी कुछ दूर आगे चली जाती है। सैनिकों ने बच्ची और उस औरत को बहुत खोजा, लेकिन वो दोनों ही नहीं मिले। मंत्री जी, हमने यहाँ पर चारों तरफ देख लिया, लेकिन हमें कोई नहीं मिला। लगता है वो बच्ची को लेकर दूर निकल गई है। चलो ठीक है सैनिकों, कोई बात नहीं, तुम सब मेरे साथ चलो। हम सब मिलके जंगल के अंदर खोजते हैं, हो सकता है वो औरत मिल जाए। मंत्री सैनिकों को लेकर दूसरी तरफ खोजने निकल पड़ता है। उन सब के जाने के बाद वो औरत झाड़ियों से निकली। ओहो, आज तो मैं बार बच गई। चलो, वो सब तो चले गए। अब मैं जल्दी से जाकर बच्ची को ले लेती हूँ, वरना कहीं ऐसा ना हो कि वह बच्ची नदी के बहाव में कहीं चली जाए। इतना कहकर धनवंती काकी नदी के पास आती है। फिर वो बच्ची उसको कहीं पर भी दिखाई नहीं देती। धनवंती बच्ची को ना पाकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है। अरे, वो बच्ची तो मैं यहीं पर रख कर गई थी, फिर वो बच्ची अचानक कहाँ चली गई? कहीं उन लोगों को वो बच्ची मिल तो नहीं गई? लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है उन सैनिकों को, तो वह बच्ची नहीं मिली। फिर वह बच्ची गई तो कहाँ गई? धनवंती ने बच्ची को चारों तरफ बहुत खोजा, लेकिन वो बच्ची उसे कहीं नहीं मिली। मिलती भी कैसे? आखिर वो बच्ची नदी के बहाव के साथ बहुत दूर जो निकल चुकी थी। फिर अगली सुबह रंजीत जंगल में लकड़ियां काट रहा होता है। आज बहुत तेज गर्मी थी, इस कारण रंजीत को बहुत तेज प्यास लगी। आज तो बहुत ज्यादा गर्मी है और मुझे प्यास भी बहुत जोर की लगी है। एक काम करता हूँ, बगल वाली नदी से पानी पीकर फिर काम पर लग जाऊंगा। रंजीत जैसे ही पानी पीने के लिए तालाब के पास पहुंचा, फिर उसने देखा कि पानी के ऊपर एक टोकरी में बच्ची थी। रंजीत उस बच्ची को देखकर हैरान हो गया। अरे, ये बच्ची किसकी है और ये इस नदी में कैसे आ गई? इसके माता पिता भी कहीं आसपास नहीं दिख रहे हैं। इस मासूम को यहाँ छोड़ना ठीक नहीं होगा। मैं एक काम करता हूँ, इसे अपने साथ ले चलता हूँ। रंजीत उस छोटे से बच्ची को लेकर अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। थोड़ी देर बाद रंजीत चलते चलते अपने गांव पहुंच जाता है। तभी गांव की एक महिला ने उसे देखा और सोचने लगी, रंजीत के आस पड़ोस में भी तो कोई छोटा बच्चा नहीं है, फिर रंजीत को ये बच्चा कहाँ मिला? मुझे जाकर पूछना चाहिए। अरे ओ रंजीत बेटे, इस बच्चे को लेकर कहाँ भागे जा रहे हो? अरे जरा रुको तो। हाँ काकी, बताइए क्या बात है? जो भी बात हो थोड़ा जल्दी बताइए। मुझे इस बच्ची को दूध पिलाना है। वैसे भी ये बच्ची बहुत ज़्यादा भूखी है। रंजीत बेटे, मैं ये कह रही थी कि ये बच्चा किसका है और तुम इस बच्चे को कहाँ से ला रहे हो? काकी, आप तो जानती ही हैं, मैं रोज जंगल में लकड़ी काटने जाता हूँ। आज सुबह भी मैं वहीं गया था, तभी मुझे नदी में ये बच्ची मिल गई। आसपास कोई दिखाई भी नहीं दे रहा था, इसलिए मैंने इसको घर लाना ही उचित समझा। अरे रंजीत, क्या तू पागल हो गया है? पता नहीं किसकी बच्ची है और कहाँ से आई है। तुझे ऐसे इस तरह से इसे अपने घर नहीं लाना चाहिए।
वैसे भी तुम लोग पहले से ही इतने गरीब हो और ऊपर से तुम इस बच्ची को ले आए। अब तुम लोग इसका पालन पोषण कैसे करोगे? इससे अच्छा है कि इसे जहां से लाए हो वहीं पर छोड़ाओ। हाँ काकी, ये बात तो आपने ठीक कही, लेकिन अब आगे जो होगा सो देखा जाएगा। अभी मैं इस बच्ची को लेकर घर जा रहा हूँ। रंजीत काकी की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और बच्ची को लेकर घर जाने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद रंजीत घर पहुंचता है। माँ जरा देखिए, ये बच्ची कितनी सुंदर है। हाँ बेटा, यह बच्ची तो सच में बहुत सुंदर है, लेकिन यह बच्ची है कौन? पहले यह तो बताओ। दरअसल माँ, आज सुबह जब मैं लकड़ी काटने जंगल गया था तब यह सुंदर सी बच्ची मुझे नदी किनारे मिली। इसके माता पिता आसपास कहीं नहीं दिखाई दे रहे थे। मैंने उन्हें बहुत ढूंढा, लेकिन जब वो नहीं मिली तो मैंने इस बच्ची को अपने साथ ले आया। तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम इस लड़की को हमेशा के लिए अपने पास ही रख लें। ऐसा करना ठीक नहीं होगा। पता नहीं है बच्ची है किसकी और कहाँ से आई है। हमें इस बच्ची के बारे में कुछ नहीं पता। फिर हम इस बच्ची को कैसे अपने पास रख सकते हैं? लेकिन माँ, इसके आगे पीछे हमारे सिवा कोई और नहीं है। बेटा, मान लो कल को इस लड़की के कारण हमारे ऊपर कोई मुसीबत आ पड़ी तो फिर क्या होगा? इससे अच्छा यह होगा कि तुम इसे जहाँ से लाए हो वहीं पर छोड़ाओ। नहीं नहीं माँ, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं इतनी छोटी बच्ची को उस नदी में नहीं छोड़ सकता। अगर मैंने ऐसा किया तो मुझे पता है ये बच्ची बच नहीं पाएगी और मैं फिर खुद को ही दोषी समझूंगा। अब मैं तुझे समझाते समझाते थक चुकी हूँ। तो ठीक है, अगर तू इस बच्ची को जहाँ से लाया है वहीं पर नहीं छोड़ेगा तो तू मेरे घर से निकल जा और वापस घर लौटकर कभी मत आना। अपनी माँ की बात सुनकर रंजीत को बहुत दुख हुआ और उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। फिर वो सोचता है कि नहीं नहीं, कुछ भी हो जाए मैं इस बच्ची को नहीं छोड़ सकता, चाहे इसके लिए मुझे इस घर से क्यों ना निकलना पड़े। लेकिन अगर मैं इस घर से बाहर निकल भी जाऊं तो कहाँ पर रहूंगा। चलो आगे जो होगा देखा जाएगा। क्या हुआ? क्या सोचने लगा? कुछ नहीं माँ। तो ठीक है, जैसा आपको अच्छा लगे। मैं जा रहा हूँ हमेशा के लिए इस घर को छोड़कर और कभी भी वापस नहीं लौट कर आऊँगा। हाँ हाँ ठीक है, तो सुना किसको रहा है? जल्दी से जाना। बड़ी तेज जुबान हो गई है तेरी। देखना गांव में चक्कर लगा के वापस घर ही आएगा तू। उसको लगा कि गांव में भटककर जब कोई आसरा नहीं मिलेगा तब वो अपने आप ही समझ जाएगा और इस बच्चे को छोड़कर उसके पास वापस चला आएगा। वहीं दूसरी तरफ रंजीत घर से निकल जाता है। उसके बाद रंजीत रास्ते में चलते चलते सोचने लगता है, अब तो मैं अपने घर से निकल चुका हूँ, लेकिन इस बच्ची को लेकर अब मैं कहाँ जाऊँ। हाँ, ये ठीक रहेगा। क्यों ना मैं इस लड़की को जिस नदी के पास से लाया हूँ उसी नदी के किनारे एक झोपड़ी थी, अगर मैं वहाँ जाऊँ और उसकी थोड़ी सी मरम्मत कर दूँ तो वहाँ रहा जा सकता है। हाँ, यही सही रहेगा। मैं ऐसा ही करता सोचकर हूँ। रंजीत बच्ची को लेकर नदी की तरफ जाने लगी और थोड़ी देर चलने के बाद उस नदी के पास पहुंच गया। हाँ, ये जगह अच्छी है। अब यहीं इस कुटिया में मैं रह लूँगा। पता नहीं सबको क्या परेशानी थी जब मैं इस बच्ची को अपने साथ रख रहा था। रंजीत कुटिया की साफ सफाई करके उसमें रहने लगता है। वैसे तुम्हारे लिए नैना नाम मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, आज के बाद मैं तुम्हें नैना कह के बुलाया करूँगा। उसके बाद रंजीत ने बच्ची को सुला दिया। रंजीत को उस बच्ची से काफी लगाव हो गया, मानो वो उसी की बेटी हो, और अब रंजीत मन ही मन उस लड़की को अपनी बेटी मानने लगा। ऐसे ही दिन गुजरते गए। रंजीत रोज तालाब से मछलियां पकड़ता था और अपना गुजर बसर करता था। इस तरह से तो काम नहीं चलेगा। अब मुझे जल्द से जल्द
कहीं ना कहीं कोई काम ढूंढना पड़ेगा। कल सुबह होते ही मैं काम की तलाश में लग जाऊंगा। ऐसे ही दिन गुजरते गए। अब नैना 10 वर्ष की हो चुकी थी। नैना बाकी बच्चों के मुकाबले बहुत अलग लगती थी। पेड़, पक्षी, जानवर किसी के भी मन की बात बड़ी आसानी से समझती और जान लेती। फिर एक दिन पिताजी, मैं जा रही हूँ घर के बाहर खेलने। ठीक है, जा मेरी बेटी, लेकिन तुझे घर के सामने ही खेलना है और कहीं नहीं जाना है। आज तो थोड़ी ज्यादा गर्मी है, चलो मैं भी घर के बाहर बैठता हूँ। नैना घर के बाहर खेलने लगी। वहीं दूसरी तरफ रंजीत बैठा हुआ देख रहा था। थोड़ी देर बाद नैना ने एक लकड़ी से तलवार बना दी। पिताजी, आप देख लेना, मैं बड़ी होकर एक शक्तिशाली महारानी बनूंगी और सभी गरीबों की मदद करूंगी। नैना का व्यवहार देखकर रंजीत बहुत ज्यादा हैरान हो गया और वो कहने लगा, अरे अरे, इसने इस लकड़ी को तलवार कैसे बना दिया और ये क्या कह रही है? मुझे तो कभी कभी इसका व्यवहार देखकर ऐसा लगता है यह कोई साधारण लड़की नहीं है। चलो जो भी हो, मैं तो नैना से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। अब रंजीत को भी धीरे धीरे ये लगने लगा था कि मैं कोई साधारण लड़की नहीं है, जरूर इसके अंदर कोई रहस्य छिपा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ रंजीत के माता अपने आप से कहने लगी, रंजीत को इस घर से गए हुए पूरे 10 साल हो चुके हैं। कितनी बार वापस बुला चुकी हूँ, मगर वो तो उस बच्ची को ही अपना सब कुछ मान चुका है। चलो, यह भी ठीक है कि मेरा बेटा एक नदी किनारे अपने छोटी सी घर में सुखी है अपनी बेटी के साथ, पर मुझे रंजीत के बिना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। अब मैं उसके बिना नहीं रह सकती। कल सुबह होते ही अपने बेटे को लेवा लाऊंगी। हाँ, यह ठीक रहेगा, मैं ऐसा ही करूंगी। फिर अगली सुबह होते ही वो रंजीत की झोपड़ी की तरफ निकल पड़ी। बेटे, अरे ओ रंजीत बेटे, कहाँ हो? जरा बाहर तो आओ। अब इतनी सुबह सुबह कौन चला आया? चलो देख तो लूं कौन आया है। हाँ हाँ, आ रहा हूँ, थोड़ा रुको। थोड़ी देर बाद रंजीत घर से बाहर आया और सामने अपनी माँ को देखकर हैरान हो गया। अरे माँ, आप यहाँ? बताइए, आपका यहाँ कैसे आना हुआ? बेटा, तेरी बहुत याद आ रही थी, इसलिए मैं चली आई। क्यों, क्या हुआ? मैं तेरे घर नहीं आ सकती क्या? जाने दो बेटा, अपनी माँ से इतना नाराज नहीं होते। नहीं नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो आपका ही घर है, आप जब चाहें यहाँ आ सकती हैं। चलो ठीक है बेटा। अंदर आइए माँ, फिर हम दोनों बैठकर बातें करते हैं। रंजीत अपनी माँ को लेकर अंदर चला गया। फिर वो दोनों साथ में खूब बातें करने लगे। तभी नैना वहाँ पर आई और पूछने लगी, पिताजी, यह कौन है? बेटी, ये मेरी माँ है, मतलब तुम्हारी दादी माँ। ठीक है पिताजी, लेकिन आज से पहले तो आपने मुझे कभी नहीं बताया। कुसुम नैना को देखकर हैरान हो गई और सोचने लगी, यही वो बच्ची है जो मेरे बेटे को नदी की गहराइयों से मिली थी और अब ये बच्ची इतनी बड़ी हो चुकी है। बेटा, मेरा सोचना सही है क्या? यह वही लड़की है जिसके लिए तुम घर छोड़कर यहाँ पर रह रहे हो? हाँ माँ, ये वही लड़की है, मैंने इसका नाम नैना रखा है। चलो ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, मुझे माफ कर दो बेटा। मैंने गुस्से में आकर तुम्हें अपने घर से जाने के लिए कह दिया था, क्योंकि अगर मैं ऐसा ना करती तो गांव वाले मिलकर हमको गांव छोड़ने पर मजबूर करते कि हमने किसी का बच्चा चुरा लिया। अब तो यह बच्ची बड़ी हो चुकी है। अब गुस्सा छोड़ो और तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हारे बिना घर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। कुसुम की बात सुनकर रंजीत मन ही मन सोचने लगी,
मैं तो जानता ही हूँ कि नैना कोई साधारण लड़की नहीं है। ज़रूर इसका कोई रहस्य है। कल को कोई मुसीबत आती है तो मेरी माँ भी परेशान होंगी, और मैं अपनी माँ को परेशान होते नहीं देख सकता। नहीं नहीं, ऐसा करना ठीक नहीं होगा। मैं घर नहीं जा सकता। मुझे माफ़ कर दीजिए माँ, लेकिन अब मैं आपके साथ घर नहीं जा सकता, क्योंकि अगर गांव वालों को अभी भी लगता है कि यह चुराई हुई लड़की है तो हम संकट में पड़ सकते हैं। आप चली जाइए और हमसे मिलने आया कीजिएगा, इसी में हम सबकी भलाई है। रंजीत की बात सुनकर कुसुम की आंखों से दुख के आंसू निकल पड़े। बेटा, जो होगा देखा जाएगा। हम गांव वालों को जवाब दे देंगे। और तुम कब तक इस तरह नदी के किनारे न रहोगे? अपना घर छोटा ही सही, मगर मुझे तुम्हारी जरूरत है बेटा। कुसुम के लाख कहने पर भी रंजीत घर नहीं जाता। उसके बाद कुसुम दुखी होकर अपने घर चली जाती है। मुझे गर्व है अपने बेटे पर कि वो किसी बच्ची के लिए अपना घर बार छोड़कर नदी के किनारे रह रहा है। मेरा जीवन धन्य हो गया ऐसा पुत्र पाकर। वहीं दूसरी तरफ रंजीत भी अपनी माँ के साथ ना आकर दुखी था। ऐसे ही दिन गुजरते गए और धीरे धीरे 2 साल बीत गए। फिर एक दिन नदी के किनारे एक बुजुर्ग व्यक्ति आया। चलते चलते थक गया। लेकिन अभी तो मुझे बहुत दूर जाना है। इस बुढ़ापे में चलना भी तो आसान नहीं। मैं एक काम करता हूँ, थोड़ी देर इस पेड़ के नीचे आराम करके फिर आगे बढ़ूंगा। फिर वो बुजुर्ग व्यक्ति वृक्ष के नीचे बैठ गया। अरे राम रे राम, मुझे तो बहुत जोरों से प्यास लगी है और सामने पानी का तालाब भी है, लेकिन थोड़ा भी मन चलने को नहीं करता। यह मेरे घुटनों का दर्द अब सहा नहीं जाता। काश ऐसा होता कि कोई मुझे पानी लाकर दे देता। बुजुर्ग व्यक्ति थक हार कर रंजीत की झोंपड़ी के पास ही बैठा हुआ था। तभी नैना उसको देखते ही समझ गई कि उन्हें बहुत जोरों से प्यास लगी होगी। काका को बहुत जोर से प्यास लगी होगी। मुझे जल्दी से इन्हें पानी पिला देना चाहिए। नैना तुरंत अंदर से उसे पानी लाकर देती है। यह लीजिए काका, आपको बहुत जोरों से प्यास लगी होगी ना? आप तो बहुत थके हुए लग रहे हैं। आप ये पानी पी लीजिए। वो लड़के की बात सुनकर खुश हो गया और सोचने लगा। अरे राम, मैंने तो पानी लाने के लिए इस लड़की को कहा भी नहीं, फिर भी यह लड़की मेरे मन की बात कैसे जान गई? बेटी, तुम कौन हो और तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे प्यास लगी है? काका, आप थक कर बैठ चुकी थी और मेरे पिताजी कहते हैं कि कोई भी हमारे द्वार पर आए तो पहले उनको पानी पिलाना चाहिए। बस इसीलिए मैंने आपको पानी दे दिया और आप अब पहले ये पानी पी लीजिए। वैसे भी आपको बहुत जोरों से प्यास लगी होगी। बुजुर्ग व्यक्ति पानी पीता है और सोचता है कि कितनी अच्छी लड़की है, इसके संस्कार कितने अच्छे हैं। हाँ बेटी, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे शरीर में जान आ गई है। मुझे बहुत प्यास लगी थी बेटी। बेटी, तुम कौन हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? और तुम इस नदी के किनारे अकेले क्या कर रही हो? दरअसल काका, सामने जो कुटिया दिखाई दे रही है ना, उस कुटिया में मैं और मेरे पिताजी रहते हैं। तभी उस बुजुर्ग की नज़र नैना की माला पर पड़ती है जो उसने पहनी हुई थी। वो उस माला को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो गया। अरे बेटी, यह माला तुम्हारे पास कैसे आई? अच्छा काका, यह माला मेरे पिताजी कहते हैं यह माला तो मेरी ही है। जब मैं छोटी थी
तभी से यह मेरे गले में है। क्या बेटी, तुम सच कह रही हो? तुम्हारे पिताजी कहाँ पर है? मुझे उनसे बहुत ज़रूरी बात करनी है बेटी। मेरे पिताजी तो अभी काम पर गए हुए हैं, शाम तक लौट कर आएंगे। आप यहीं पर बैठिए, मैं खेल रही हूँ। इतना कहकर नैना वहीं पर खेलने लगी। फिर थोड़ी देर बाद शाम हो गई और रंजीत भी घर लौट आया। देखिए काका, यही मेरे पिताजी हैं। आपको जो भी बात करनी हो आप कर लीजिए, मैं जा रही हूँ अंदर। इतना कहकर नैना झोपड़ी के अंदर चली गई। उसके बाद बुजुर्ग कहने लगा, बेटा, यह लड़की कौन है और तुम्हें कहाँ से मिली? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये लड़की तो मेरी ही है। बेटा, यह साधारण लड़की नहीं है। क्या तुम्हें इस लड़की के बारे में कुछ पता है? मुझे यह तो नहीं मालूम कि यह लड़की तुम्हारे पास कैसे आई, लेकिन यह लड़की राजा की बेटी है बेटा। क्या ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ये राजा की बेटी है। आप सच बताइए, आप कौन हो? कहीं आप मुझसे मेरी बेटी छीनने तो नहीं आए हैं? और मैं आपको एक बात बता दूं, काका, ये राजा की बेटी हो या किसी और की, मैंने इस लड़की को अपनी बेटी की तरह पाला है। तो अब मैं इस लड़की को किसी को भी देने वाला नहीं हूँ। और एक बात बताइए, अगर ये राजा की बेटी है तो फिर मुझे ये लड़की नदी में कैसे मिली? अच्छा, तो तुमको यह लड़की नदी में मिली थी। मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ बेटा, तुम थोड़ा धीरज रखो। दरअसल एक दिन उस राजा के मंत्री ने कुछ सिपाहियों के साथ मिलकर राजमहल पर हमला करके राजा को बंदी बना दिया। उस समय यह बच्ची नवजात थी और इतने छोटे से बच्ची को वह मंत्री मारने जा रहा था बेटा। तभी मेरी पत्नी इस बच्ची को लेकर भाग गई। हो ना हो उसने ही इस लड़की को नदी में छोड़ा होगा ताकि कोई उसे बचा ले। वो सब तो ठीक है काका, लेकिन आपको ये कैसे पता कि ये राजा की बेटी है? आपने तो इस बच्ची को तब देखा था जब ये नवजात थी, फिर आपने इस लड़की को कैसे पहचाना? दरअसल बेटा, यह लड़की जब छोटी थी तभी महाराज ने इसके गले में वह माला पहनाई थी। उस वक्त मैं राजा के यहाँ काम करता था। मेरी पत्नी इस लड़की की देखभाल करती थी। बस वही माला मैं इस लड़की के पास देखते ही पहचान गया कि यह राजा की बेटी है। उस दुष्ट मंत्री ने हमारे महाराज को पता नहीं कहाँ बंदी बना कर रखा होगा बेटा। काका, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं राजा को आज़ाद करवा कर उस दुष्ट मंत्री को उसके कर्मों की सजा दिलाऊंगा। फिर वो रंजीत को सब कुछ बताकर चला जाता है। फिर अगली सुबह रंजीत नैना को लेकर अपनी माँ के पास जाता है। कुसुम अपने बेटे को घर में देखकर बहुत खुश होती है। आओ आओ बेटा, तो बताओ कैसे आना हुआ? दरअसल माँ, मैं किसी बहुत ज़रूरी काम से बाहर जा रहा हूँ। मेरे घर लौटने तक आप नैना को अपने पास ही रखना। ठीक है बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं इसका ध्यान रखूंगी। लेकिन तुम जा कहाँ रहे हो? माँ, मैं उधर से लौटकर आपको सब कुछ बताता हूँ। इतना कहकर रंजीत राजा और रानी को खोजने निकल पड़ा। वो चलते चलते जंगल में जा पहुंचा। मुझे इस जंगल के आखिरी छोर पर नैना मिली थी। मैं इस जंगल में ही राजा रानी को ढूंढता हूँ। हो सकता है उस दुष्ट मंत्री ने राजा और रानी को यहीं पर छुपा कर रखा हो।
रंजीत राजा और रानी को बहुत ढूंढता है, लेकिन उसे कहीं कुछ पता नहीं लगता। ऐसे ही दिन गुजरते गए। अब धीरे धीरे पूरा 1 महीना बीत चुका था। फिर एक दिन वो राजा और रानी की तलाश कर रहा था, तभी उसे एक घायल भालू दिखा। ओहो, इस बेचारे भालू के पैर पर तो चोट लगी हुई है। मुझे जल्द से जल्द इसकी चोट पर कुछ लगाना चाहिए। तभी रंजीत ने देखा कि बगल में जड़ी बूटियों का पौधा है। फिर रंजीत उस जड़ी बूटी के लेप को भालू के घाव पे लगा देता है। देखते ही देखते एक तेज सुनहरी रोशनी के साथ भालू का घाव बिल्कुल ठीक हो जाता है। भगवान तुम्हारा भला करे जो तुमने मेरे घाव को ठीक किया। भालू को बोलता हुआ देख रंजीत हैरान हो जाता है। अरे अरे, ये भालू तो इंसानों की तरह भी बोल सकता है। तुम चिंता मत करो, मैं एक जादुई भालू हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम इस जंगल में क्यों आए हो। तुम राजा और रानी की तलाश में आए हो, सही कहा ना? तुम जादुई भालू हो, तो बताओ, तुम्हें पता है उस दुष्ट मंत्री ने राजा और रानी को कहाँ पर बंदी बनाकर रखा हुआ है? हाँ, मुझे सब कुछ पता है। मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम बस ध्यान से सुनो। दरअसल यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक बहुत पुरानी गुफा है। उस गुफा के अंदर ही मंत्री ने राजा और रानी को बंदी बनाकर रखा हुआ है। क्या जादुई भालू, तुम सच कह रहे हो? फिर ठीक है, मैं जा रहा हूँ राजा और रानी को आजाद कराने। नहीं नहीं, राजा और रानी को वहां से आजाद कराना इतना आसान नहीं है, क्योंकि मंत्री ने उसकी सुरक्षा के लिए एक खूनखार चीता वहां पर रखा हुआ है और उस चीते को हराना इतना आसान नहीं है। तो क्या अब राजा रानी कभी आजाद नहीं हो पाएंगे? नहीं नहीं, राजा और रानी जरूर आजाद होंगे। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक जादुई जड़ी बूटी देता हूँ। अगर तुमने उस जादुई जड़ी बूटी को किसी के ऊपर फेंक दिया तो वो कुछ समय के लिए वहीं पर मूर्छित हो जाएगा। भालू ने अपनी जादुई शक्तियों से एक अद्भुत जड़ी बूटी रंजीत को दे दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी इतनी सहायता की। अगर आप न होते तो शायद मैं राजा और रानी को कभी खोज ही नहीं पाता। ठीक है, फिर मैं अब चलता हूँ। इतना कहकर रंजीत वहां से जाने लगा और थोड़ी देर बाद वो गुफा के पास पहुंचा। रंजीत ने देखा कि गुफा के बाहर सच में वहां पर एक बहुत भयानक चीता होता है। अरे, वो जादुई भालू तो सच कह रहा था। जरा देखो तो, गुफा के बाहर कितना बड़ा चीता खड़ा है। अभी रंजीत अपने आप से बातें कर ही रहा था, तभी चीते की नजर रंजीत पर पड़ी। रंजीत को देखते ही चीता गुस्से से बोल पड़ा। अरे मूर्ख व्यक्ति, आज से पहले किसी भी इंसान ने यहाँ पर आने की हिम्मत नहीं की, फिर तू यहाँ कैसे चला आया? चुपचाप यहाँ से चला जा, वरना यहीं पर बेमौत मारा जाएगा। चीते की बात सुनकर रंजीत थोड़ा भी डरा नहीं और कहने लगा, अब मैं यहाँ तक आ ही गया हूँ तो मैं बिना राजा रानी को आजाद कराए मैं यहाँ से तो जाने वाला नहीं हूँ। इसके लिए मुझे चाहे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। मूर्ख इंसान, विनाशकाले विपरीत बुद्धि, आज तू यहाँ से जिंदा लौट कर नहीं जाने वाला। अब तो तेरा मरना मेरे यहाँ तो लिखा है। मैं तुम्हें हरा कर रहूंगा, मैं किसी से डरता नहीं हूँ, समझे? चीता क्रोधित होकर रंजीत को देखने लगा। रंजीत जरा भी नहीं डरा और चुपचाप वहीं खड़ा रहा। रंजीत ने चीते को बातों में उलझाकर वो जादुई जड़ी बूटी चीते के ऊपर फेंक दी। जड़ी बूटी छूते ही चीता तुरंत मूर्छित होकर गिर पड़ा। चलो, चीता तो कुछ समय के लिए मूर्छित हो चुका है। अब मुझे जल्द से जल्द राजा रानी को आजाद कराकर यहाँ से निकलना चाहिए, वरना कहीं ऐसा न हो कि यह चीता फिर से उठ जाए और फिर मेरे लिए कोई बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाए। रंजीत तुरंत गुफा के अंदर गया। फिर उसने देखा कि राजा और रानी वहीं पर बंदी बने हुए थे। चलो, आखिर मुझे राजा रानी जी मिल ही गए। महारानी, हमें लगता है उस दुष्ट मंत्री ने किसी जासूस को हमारे ऊपर नजर रखने के लिए भेजा हुआ है। हाँ, आपने ठीक कहा महाराज, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। नहीं नहीं महारानी, ऐसी कोई बात नहीं है। आप चिंता मत कीजिए,
मैं आपको और महाराज को यहाँ से आज़ाद कराने के लिए आया हूँ। राजा और रानी उसकी बात सुनकर हैरान हो गए और कहने लगे, लेकिन तुम कौन हो और यहाँ तक कैसे आए? रंजीत राजा और रानी को सब हकीकत बता देता है। तो क्या अभी तक मेरी बच्ची जीवित है और कहाँ है? हमने तो सोचा था कि इस दुष्ट मंत्री ने हमारी राजकुमारी को मार डाला। हाँ महाराज, आपका बच्चा अभी तक जीवित है और मेरे पास सुरक्षित भी है। रंजीत राजा और रानी को आजाद करवा लेता है। आप मेरे घर चलिए, मैं अभी आपको आपकी राजकुमारी से मिलवाता हूँ। आइए आइए महाराज, आपका इस गरीब के घर में कैसे आना हुआ बताइए। मैं आप सबकी क्या सेवा कर सकती हूँ। आप इतने वर्षों से कहाँ थे महाराज? नहीं नहीं, मुझे सेवा की कोई जरूरत नहीं है। पहले आप मुझे मेरी राजकुमारी से मिलवाइए। महाराज, आप किस राजकुमारी की बात कर रहे हैं? हमारे पास तो आपकी राजकुमारी नहीं है। कृपया आप सब थोड़ा शांत रहिए। आप सबको थोड़ा गलत फहमी हुई है। मैं आप सबको सब कुछ बताता हूँ। दरअसल माँ नैना इन्हीं की राजकुमारी है। जो बच्ची मुझे नदी में मिली थी, ये सब उस दुष्ट मंत्री का किया धरा है। रंजीत अपनी माँ को सब कुछ बता रहा था, तभी नैना वहाँ पर आई। पिताजी, आप आ गए। आपको पता है, मुझे आपके बिना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। कहाँ चले गए थे आप? हाँ बेटी, मैं आ गया हूँ। तुम चिंता मत करो, अब सब पहले जैसा हो जाएगा। महाराज और महारानी, ये देखिए, यही आपकी राजकुमारी है। ये हमारी ही राजकुमारी है। जरा देखिए तो, अब हमारी राजकुमारी कितनी बड़ी हो चुकी है। राजा अपने बच्चे को पाकर बहुत खुश थे। पिताजी, यह महाराज मुझे अपनी राजकुमारी क्यों कह रहे हैं? बेटा, यही तुम्हारे असली माता पिता हैं। रंजीत नैना को पूरी सच्चाई बड़े प्यार से समझाता है। चलिए महारानी, अब हमें राजकुमारी मिल गई हैं। अब उस दुष्ट मंत्री को सजा देने का समय आ चुका है। फिर वो चारों राजा, रानी, नैना, रंजीत सब साथ में राजमहल की तरफ जाने लगे। फिर थोड़ी देर चलने के बाद राजमहल पहुंचे, तब सिपाही राजा और रानी को जीवित देखकर बहुत खुश हुए। अरे ये कैसे हो सकता है? मैंने तो तुम सबको गुफा में बंदी बना के रखा हुआ था, फिर तुम दोनों वहां से आजाद कैसे हुए? सैनिकों, तुम जल्द से जल्द इस दुष्ट मंत्री को बंदी बना लो। महाराज के इतना कहते ही सैनिकों ने तुरंत मंत्री को बंदी बना लिया। रंजीत की बहादुरी से राजा बहुत खुश होते हैं और कहते हैं, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर तुम न होते तो हमें ये राजपाट और हमारी राजकुमारी कुछ भी नहीं मिलता। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। मांगो, तुम क्या मांगना चाहते हो? अगर तुम कहो तो मैं अपने राजमहल और राज्य का आधा हिस्सा तुम्हें दे दूं। फिर तुम आराम से हमारे साथ यहीं पे रहना। महाराज, मैं अपने माँ के पास लौटना चाहता हूँ। मैं पिछले 10 वर्षों से नदी किनारे नैना के साथ रह रहा हूँ, ताकि गांव वालों से छुपकर नैना का पालन पोषण कर सकूं। तुम चिंता मत करो रंजीत, तुम अपनी माँ के साथ यहीं महल में रह सकते हो। और नैना को तुमने अपनी बेटी से बढ़कर पाला है, इसलिए मैं तुम्हारा बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद महाराज, मैं बहुत खुश हूँ कि मैं अब नैना और माँ दोनों के साथ रह पाऊँगा।